चलिए देखिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है, तो इस चैप्टर में है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी संविधान में संशोधन कैसे होगा। तो संशोधन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि संशोधन कैसे कैसे किया जाता है, उनको पास करवाने का नियम क्या होगा और जो तरीका है वो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि संशोधन होता कैसे है। देखिए, किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। मतलब हर टाइम के साथ साथ जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की रिक्वायरमेंट डेवलप होती है। तो उसमें कैसे संविधान में संशोधन होगा वो यहाँ पे दिया गया है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत आसान है, अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है। इंडिया ने क्या किया, इन दोनों के बीच का रास्ता अपना लिया, ना तो बहुत आसान रखा ना ही बहुत मुश्किल रखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीजों में तो चेंज करना बहुत आसान है और कुछ चीजों में परिवर्तन करना मुश्किल है। ये भारतीय संविधान ने उपयोग किया। तो लिखा हुआ है भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना कठोर, यद्यपि ये दोनों का मिश्रण है। मतलब कुछ जगहों पे तो आसान है चेंज करना, कुछ जगह बहुत मुश्किल है किसी जगह चेंज करना। दूसरी बात हम लोग हर बार पढ़ते हैं कि कौन से भाग में, जैसे हम लोग जानते हैं 22 भाग हैं, तो कौन से भाग में लिखा हुआ है। तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में, ठीक है, भाग का नंबर है 20। और संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल कौन सा है 368 में, संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब कुल मिला के इस संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। यह उल्लिखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। परिवर्तन बढ़ाना, परिवर्तन चेंज करना, निरसन यानी खत्म करना। ठीक है, यानी किसी भी उपबंध में, यानी कोई भी नियम कायदे जो लिखे हुए संविधान के अंदर, उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसे बढ़ा सकती है, कम कर सकती है और खत्म कर सकती है। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशव भारती 1973 में दी गई है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि भैया चेंज तो कर लो, लेकिन ऐसा भी चेंज मत कर देना कि संविधान का मूल ढांचा ही क्या हो, बदल जाए। अब मूल ढांचा हमने पढ़ा भी है कि क्या क्या होता है, कि दोबारा भी आएगा मूल ढांचा क्या होता है। यानी कुल मिला की बात ऐसी है कि परिवर्तन ऐसे भी ना हो जाए जिससे एक जो हमारी देश, जो हमारी कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, वो लोकतांत्रिक ही ना बचे। इस तरह के परिवर्तन भी नहीं कर लेने हैं। तो परिवर्तन कर सकते हैं, एक निश्चित मात्रा तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब ये बोलना चाह रहे हैं प्रक्रिया क्या होगी संशोधन करने की। तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये आर्टिकल में याद होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में बताया गया संशोधन कैसे करना है, 368। अब इसमें कैसे करते हैं, तो फर्स्ट देखिए, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूर्व स्थापित करके किया जा सकता है। यह और राज्य विधानमंडल में नहीं। कहने वाली बात क्या है, समझ लो अब इसको, कि चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन से बिल लाया जाता है परिवर्तन करने के लिए, लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। दोबारा समझो, राज्य विधानमंडल राज्य में होता है, पार्लियामेंट यानी संसद पूरे देश के लिए है। तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये संशोधन संभव है, लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा ये संशोधन संभव नहीं है, पहली बात। दूसरा, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूर्व स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। जैसे हमने पढ़ा था कि सामान्य तौर पर विधेयक कौन से पास हो पाते हैं, जो सरकारी होते हैं। सरकारी यानी
जो मंत्रियों के द्वारा लाए गए होते हैं। गैर सरकारी विधेयक का पास होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कहा यह गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही कंडीशंस के अंदर उसे पास किया जा सकता है और संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले रिक्वायर्ड नहीं है। ये तो हमें मालूम है, बिल के मतलब जो हम लोग विधेयक लेके आते हैं, तो उस विधेयक का कानून बनने के लिए तो जरूरी है ही स्वीकृति राष्ट्रपति की, लेकिन उससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी राष्ट्रपति पहले ये सब कुछ नहीं कहेगा कि हमसे पूछ के करो, या फिर पूछने की रिक्वायरमेंट उससे नहीं है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरा देखो, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। ये चीज, विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत से पारित करने की मतलब क्या है कि क्या है विशेष बहुमत? यह बहुमत 50% से अधिक सदन की कुल संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये बोल रहा है कि विशेष का मतलब यह है कि संख्या, जो बहुमत की सदस्य संख्या है, वो पहली बात तो 50% से अधिक हो, और उस दिन, जिस दिन इस विधेयक को लाया जाएगा, उस दिन कितने लोग उपस्थित हैं, उन कुल सदस्य संख्या की जो वोटिंग है वो 2/3 होना चाहिए। मतलब 2/3 का मतलब कितना होता है? 2/3, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 66.66 आएगा। ठीक है ना, 66.66 इतना बहुमत चाहिए होता है। इसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे? विशेष बहुमत। दोबारा समझो, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। इसका मतलब ये निकलता है कि जो बहुमत चाहिए होता है वो 50% से ज्यादा का चाहिए होता है। सामान्य बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत क्या होता है? सिर्फ 50%, कि जितने लोगों ने वोट किया उसका 50%। लेकिन विशेष बहुमत क्या है कि उसमें कितना चाहिए होगा? 2/3। 2/3 मतलब 66.66। क्लियर है बात? समझ में यहाँ तक? ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। मतलब लोकसभा में अलग से और विधानसभा में अलग से, सॉरी राज्यसभा में अलग से। और अगर दोनों में आपस में सहमति नहीं बन रही है तो उस केस में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, क्योंकि संयुक्त बैठक बुलाने का मतलब ही ये होता है कि कौन जीत जाएगा? लोकसभा। तो कभी भी जब संविधान में संशोधन किया जाएगा तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। तो वही लिखी हुई है, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। यानी आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हो, अलग अलग पारित ही कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया चौथी विशेषता। अगली प्रक्रिया में क्या है? अगली प्रक्रिया क्या होगी? यह विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत होता है। अगर कोई ऐसा नियम बनाया जा रहा है जो राज्यों और सभी, मतलब जितने भी राज्य हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, सभी से संबंधित है, तो इसे पारित कराने के लिए, यानी वो संघीय ढांचे से संबंधित चीज है, तो उसके लिए होगा क्या? राज्यों के विधानमंडल से भी उसे पारित कराना पड़ता है। तो पहली बात तो क्या हुआ? राज्यों के विधानमंडल से पारित कराना पड़ेगा, और उसके लिए वही बहुमत 50% से ऊपर होना चाहिए। और देश में जितने भी मतलब राज्य हैं, उनमें से 50% से ज्यादा राज्य उसको बहुमत देंगे, तभी जाके वो चीज पारित होगी। दोबारा सुन लो, 28 राज्य, 28 राज्यों का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 और उससे थोड़ा 50% ज्यादा करोगे नहीं, 15 राज्य अपनी स्वीकृति देंगे ना, तब जाके वो चीज परिवर्तित होगी। तो ये भी विशेष बहुमत की तरह आता है, जब भी कभी संघीय व्यवस्था के बारे में परिवर्तन करना होता है तो इस तरीके से परिवर्तन होगा।
ठीक है, संघीय व्यवस्था में जब भी परिवर्तन करना होगा तो ऐसे होगा। आगे देखिए छठवां, संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो। अब ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि देखो सामान्य केस में तो क्या है, संसद के दोनों सदनों से पारित कराना है, लेकिन अगर कोई ऐसा नियम बनाया गया है जो राज्यों से संबंधित है तो उस केस में राज्यों के विधानमंडलों से भी पारित करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दो अलग चीजें हैं, पहली बात तो ये है कि संसद के दोनों सदनों से पारित कराना, और संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के बाद अगर राज्यों की भी जरूरत पड़ रही है तो राज्यों के विधानमंडल से पारित कराना पड़ेगा, और उसके बाद राष्ट्रपति से अनुमति चाहिए होगी, क्योंकि कोई भी नियम कानून तभी बनता है जब वो पहले संसद के द्वारा पारित हो जाए और संसद के बाद राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे दे। तो ये हमने बहुत बार पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इसी केस में दोबारा समझिए, तो संसद से पारित करवाना है और राज्य की जरूरत पड़ी तो राज्यों से भी पारित करवाना है, और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर क्या देगा, अपनी सहमति देगा। तो इस तरीके से ये नियम कानून बन जाएगा। अगला क्या है सातवां, अब जब राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया है तो हमें मालूम है कि राष्ट्रपति के पास अपनी खुद की पावर है, या तो वो सहमति देगा या फिर सहमति नहीं देगा, या फिर वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो वही देखिए, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब ये कब की बात है, क्या हर केस में राष्ट्रपति अपनी सहमति देते ही देते हैं? बताइए। हाँ जी, तो ध्यान ये रखना है, जब भी संविधान संशोधन की बात की जा रही है, ठीक है, संविधान में संशोधन होगा तो उस केस में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो विधेयक को सहमति देंगे, यानी यहाँ पे स्टार लगा लेना इस चीज के लिए कि मैक्सिमम केसेस में या फिर हर प्रकार से वो विधेयक को अप्रूवल दे ही देते हैं। यहाँ पर उनके पास ना तो विधेयक को अपने पास रखने और ना ही संसद के पास पुनर्विचार करने के लिए ऑप्शन होता है। तो अगर कोई नया नियम बन रहा है उस केस में तो होता है, लेकिन यहाँ पे संशोधन की बात की जा रही है, तो संशोधन वाले केस में उनके पास अपने पास रखने और वापस भेजने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे डील करेंगे। एक बार इसको स्टार लगा लेना और मार्क कर लेना। यहाँ पे क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ सहमति देनी ही पड़ेगी, वो ना तो उसे वापस लौटा पाएंगे और ना ही पुनर्विचार के लिए, मतलब ना ही अपने पास रख सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल केस हो गया, इसे में ध्यान रखना है। अगला देखो, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम के तहत इसका समावेश कर लिया जाता है, यानी अब इसे आगे मान लिया जाएगा कि संविधान में क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है, यानी कुछ चेंज हो चुके हैं संविधान के अंदर। तो ये तो हमने समझ लिया कि प्रक्रिया क्या है। अब है संविधान के संशोधन के प्रकार, कितने प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है। कैसा कैसा संशोधन है, पहला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से संस्तुति द्वारा। मतलब जिसमें क्या हो रहा होगा, एक तो है साधारण विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, राज्यों के द्वारा भी मतलब उनको भी अप्रूवल देना पड़ेगा, राज्यों के द्वारा भी। आगे है, लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान में कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। ठीक है, जहाँ पे साधारण विधायी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं है, मतलब साधारण बहुमत से अलग तरीके से पास कराया जाता है और 368 के तहत करवाना है, इस अनुच्छेद के तहत करवाना है परिवर्तन, तो कैसे होगा वो देखिए। इस तरह संविधान संशोधन तीन प्रकार से होता है, कुल मिला के तीन प्रकार होंगे संविधान में संशोधन करने के। पहला, संसद के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा।
साधारण बहुमत यानी 50% लोग, बस 50% प्लस वन, ठीक है, 50% प्लस वन लोग अगर सहमति देते हैं तो वो पारित हो जाएगा। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत का मतलब क्या हो सकता है, वो हो सकता है 2/3 या फिर कोई और विशेष, मतलब 50% के अलावा कोई और चीज जोड़ी जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विशेष बहुमत द्वारा। और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्कृति के उपरांत। यानी इसका मतलब ये होता है कि 2/3 लोग तो नॉर्मली उसको अप्रूवल दें जो कि कहाँ के हैं, संसद के हैं, इसके अलावा 50% राज्यों के द्वारा भी अप्रूवल मिलना चाहिए। क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखिए, पहली बात तो 2/3 लोग सामान्य रूप से इसमें अपनी सहमति दें, 2/3 लोग, और 2/3 के अलावा 50% राज्य भी इस चीज को माने कि हाँ ये संशोधन करना है। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्कृति के द्वारा अथवा परिवर्तन किया गया। ठीक है, अब वन बाय वन हमको पढ़ना है कि तीनों प्रकार के संशोधन कैसे होते होंगे और किस प्रकार से इनको समझना है। तो पहला देखिए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तन। करना क्या है, संसद में साधारण बहुमत से हमें संशोधन करवाना है। देखिए पहला, संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। अनेक मतलब बहुत सारी जगहों पर संशोधन सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। कहने वाली बात क्या होगी कि जब भी कभी साधारण बहुमत से कुछ परिवर्तन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 368 में नहीं माना जाता है, वो उससे बाहर है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो साधारण बहुमत द्वारा की जा सकती है। पहला, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन करना, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए होगा, साधारण बहुमत, यानी 50% लोगों का अप्रूवल चाहिए, बस 50% लोग कहाँ के, संसद के। दूसरा है राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति। राज्य विधान परिषद क्या होता है, जैसे हमारे देश के अंदर लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे ही राज्यों में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद राज्यों में बनाना, जैसे कि केंद्र सरकार के अंदर पूरे देश के लिए लोकसभा है और राज्यसभा है। तो जो राज्यसभा के पास पावर है, जो राज्यसभा का काम है, वही होता है राज्य विधान परिषद का काम, एक तरीके से समझने के हिसाब से। इसके अलावा देखिए दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, ये भले नहीं भत्ते है, भत्ते और विशेष अधिकार आदि। कहने वाला क्या हुआ कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, या फिर बाकी और जो लोग हैं, इन सभी की सैलरी, इनका कार्यकाल, इन सभी में मतलब जो इनकी उपलब्धि है, मतलब जो इनको वेतन भत्ते मिलते हैं ना, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी साधारण बहुमत द्वारा। अगला है संसद में गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि संसद में कितने लोग आएंगे तभी कार्य किया जाएगा, उसे बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम इंग्लिश में। कितने परसेंट लोग चाहिए होते हैं, 1/3 चाहिए होते हैं, पर 1/3, 1/3 का होता है 10% लोग, मतलब सॉरी 1/3 नहीं, 1/10, ठीक है ना। 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब होता है 1/10 को 100 से गुणा कर दो, यानी कितना है 10%, यानी 10% जब लोग होंगे ना तभी जाके कार्यवाही आगे बढ़ेगी संसद की। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि संसद की कार्यवाही करने के लिए मिनिमम 10% लोग तो होने ही चाहिए, तभी जाके कार्यवाही आगे बढ़ेगी। इसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसमें भी साधारण बहुमत से परिवर्तन हो जाता है। फिर आगे देखिए, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की कितनी सैलरी देनी है, कितने और अधिकार देने हैं, वो सब कुछ। अब इसके अलावा और देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है जो चीज में आती है। तो संसद में प्रक्रिया नियम की कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा। संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेष अधिकार की समिति बनाई गई है, उसमें कौन कौन से अधिकार होंगे, ये भी साधारण बहुमत द्वारा। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, साधारण बहुमत। तो ये कुछ नियम, ये कुछ चीजें दी हुई है कि इन सभी चीजों में परिवर्तन अगर करना है तो उन सभी के लिए साधारण बहुमत की रिक्वायरमेंट होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण,
मतलब कहाँ कहाँ को हम लोग कितना एरिया बढ़ाना घटाना, जहाँ पे वोटिंग करवानी है वो सब कुछ। केंद्र शासित प्रदेश, पांचवी अनुसूची मतलब अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों जनजातियों का प्रशासन। जहाँ पर भी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, वहां पे किस प्रकार से प्रशासन चलाना है वो सब कुछ इसमें दिया होता है। फिर है छठवीं अनुसूची यानी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। पांचवी में था अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और इसमें है जनजाति। ये ध्यान किया आप लोग, अनुसूचित और जनजाति, इन सभी के लिए जो परिवर्तन कर सकते हैं वो साधारण बहुमत द्वारा हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप रीडिंग करिए 1 मिनट के लिए। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, वैसे भी आप 2 ही लोग हो, आराम से पढ़ाते हैं, तो एक बार देखिए जरा यहाँ पे जितना स्क्रीन में दिख रहा है वो रीडिंग करो। नहीं, बस 1 मिनट में। हाँ जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए जरा एक बार। ओके, रोशनी आप भी हैं, सुन पा रहे हैं आप? रोशनी, नींद तो नहीं आ गई है? फिर जाकर दोबारा सो ही गए। ठीक है, आगे देखो। दूसरा क्या है, ये तो हो गया साधारण बहुमत वाला परिवर्तन। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत क्या होता है वो समझिए। संविधान में ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। विशेष बहुमत की रिक्वायरमेंट पड़ती है इस चीज में। इसका मतलब क्या है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। अब ये प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब होता है, लिखा हुआ है अर्थात 38% से अधिक, और प्रत्येक सदन में बस को जो लिखा हुआ है वही ध्यान दीजिए आप, लेकिन आगे समझ में आएगा आपको। और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत। कहने वाली बात यह है कि 545 लोगों को लगे 545, तो इसका तो होना चाहिए 38%, जो यहाँ पे लिख रहा है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो समझा रहा हूँ मैं, फिर आपको अलग चीज बता दूंगा मैं एक बार। तो टोटल का तो कितना होना चाहिए, 38%, जो पूरा नंबर है। लेकिन अगर मान लो इन 545 में से सब 400 लोग ही उस दिन आए हुए हैं और इन 400 लोगों ने ही मतदान किया है, तो मतदान का 2/3% होना चाहिए। 2/3 मतलब कि इसका 66.66% होना चाहिए। जिन लोगों ने वोट दिया है और जो लोग वहां पर आए हैं उसका कितना परसेंट होना चाहिए, 66.66। ठीक है, इसे अपन क्या बोल रहे होंगे, विशेष बहुमत। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां हो अनुपस्थिति हो। मतलब ये मतलब ही बोलना चाह रहे हैं, जो ऊपर 38% लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि टोटल का अगर 545 संख्या है तो उस 545 का 38% से ज्यादा लोगों का बहुमत मिलना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जितने भी लोग आए होंगे उस दिन उसका 2/3 बहुमत, और जो 2/3 बहुमत होगा ना वो कुल के 38% से ज्यादा होना चाहिए। दोबारा समझ लो, जो 2/3 का बहुमत होगा, जो जिन लोगों ने वोटिंग की है, वो नंबर कुल सदस्य संख्या के 38% से ज्यादा होना ही चाहिए, तभी जाकर उसे क्या माना जाएगा, विशेष बहुमत। अगला है स्पष्ट शब्दों में, विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। मतलब हर चरण में जब भी कुछ भी जहां भी वोटिंग कराई जाएगी वहां में हर बार वोटिंग इतनी ही होनी चाहिए, विशेष बहुमत वाली। ठीक है, अब ये बड़ी चीज है कि 66% बहुमत माना गया है, तो 66 कब कब की जरूरत होगी, कब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे देखिए इस तरह के संशोधन की व्यवस्था में शामिल है जब भी कभी हमें मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है तो ये हमें चाहिए, राज्य की नीति की विभिन्न तत्वों में परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत चाहिए,
ठीक है। प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंध, ये वे सभी उपवन जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबद्ध नहीं है, उन सभी में हमें इस तरह के संशोधन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगला है वो चीज जहां पे विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। वो क्या चीज है, तो देखिए, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया सकता है, और इसके लिए भी आवश्यक है कि आधे राज्य के विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनकी मंजूरी मिले। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका प्रभाव हर एक राज्य में पड़ रहा है और संघीय ढांचे में पड़ रहा है, तो संघीय ढांचे पर जिनका प्रभाव पड़ता है उनमें परिवर्तन करने के लिए जरूरी होता है कि विशेष बहुमत तो हो संसद के अंदर, तो इन संसद के अलावा भी जब राज्यों से पारित कराया जाएगा तो राज्य भी आधे राज्य उसका समर्थन करेगा, तभी जाके वो नियम बन पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि एक या कुछ बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो 50% चाहिए, यानी 28 में से 15 राज्य कर दे, 14+1 15 राज्य, बाकी माने तो माने, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला चाह रहा है कि अगर कोई एक दो राज्य सहमत नहीं होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति दे दें तो औपचारिकता पूर्ण हो जाती है और विधेयक को स्वीकृति के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कितने दिनों में राज्य स्वीकृति देंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, बस 50% राज्यों ने संशोधन कर दिया, मतलब अप्रूवल दे दिया तो हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, क्या क्या आता है वो देखिए। तो पहला है, निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया सकता है। कौन कौन से उपबंध है? पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र एवं राज्यों की कार्यकारिणी शक्ति, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, ठीक है, संसद राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है ना, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, इनके बारे में अगर कोई बात करनी है, ठीक है, कुछ भी प्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो संसद द्वारा संशोधन जो होता है, और फिर आगे राज्यों के द्वारा उसकी संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि 50% राज्य इसको अप्रूवल देंगे, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, सर अगला है संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। एग्जामिनर अब हम मतलब अभी आलोचना समझ करने चुके के हैं लिए कि हर बोले जगह तो आलोचना आलोचना तो हो कर ही सकते जाती हैं। है ना। तो बस आप, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर हम आलोचना दिया हुआ है, पूछा ही गया है आलोचना, तो बिल्कुल लिख के आनी है, ठीक है। अगर लिखी हुई नहीं है तो उस केस में हमें आलोचना से बचना है, जब तक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है तो हमें आलोचना करके आनी है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आलोचना क्या है, पहले देखिए, आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को निम्नलिखित आधार पर आलोचना की। कौन कौन सी है? पहला, संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संविधान सभा या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है, संसद को संवैधानिक शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामले में राज्य विधानमंडलों को। कहने वाली बात यह है कि कोई विशेष निकाय नहीं है, कोई अलग से ग्रुप नहीं है जो संविधान संशोधन करेगा, ठीक है, वही संसद है जो संविधान का संशोधन कर सकती है, पहली बात तो ये। दूसरा, राज्य के विधानमंडलों को भी वही शक्ति दी हुई है कि जिन मामलों में राज्यों की सहमति की आवश्यकता है वहां पे राज्य भी खुद ही निर्धारित कर सकते हैं कि संशोधन कैसे करना है, एक तो ये चीज है। दूसरा है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, संसद कर सकती है सीधे। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन प्रस्ताव नहीं ला सकता है, जहां भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। कहने वाली बात यह है कि संसद को शक्ति ज्यादा दी गई है संविधान संशोधन के लिए, राज्य विधानमंडलों के पास इतनी शक्ति नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। अगली बात ये बोलना चाह रहा है कि संविधान के बहुत बड़े भाग में परिवर्तन अकेले संसद कर सकती है, और वो भी कैसे, साधारण बहुमत से या फिर कुछ जगह विशेष बहुमत के द्वारा, लेकिन संसद के पास ही अधिकार है ज्यादा से ज्यादा।
मतलब राज्यों की जरूरत तो बहुत ही कम जगह पड़ती है। तो वही चीज बोल रहा है तीसरा, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद की ही विशेष बहुमत द्वारा या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की जरूरत पड़ती है, और उनमें भी सभी राज्यों की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 50% राज्यों की जरूरत पड़ती है। अगला है चौथा, संविधान में राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। मतलब कभी भी वो अपना निर्णय ले सकते हैं, और निर्णय देने की समय सीमा नहीं होना भी एक गलत बात है। तो निर्णय होने देने की समय सीमा होनी चाहिए, ठीक है ना। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकते हैं, और अगर मान लो राज्य ने पहले तो अप्रूवल दे दिया और फिर उसके बाद लग रहा है कि नहीं यार, इसका अप्रूवल नहीं दे रहा था, ये मैं सहमति नहीं देनी थी, तो क्या इसे वापस ले सकते हैं? इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये भी एक चीज है कि भाई वापस लेने के बारे में क्यों नहीं बताया गया है कुछ भी। तो ये भी इसका एक तरीके से क्या है, आलोचना है कि शक्ति कम दी गई है उन लोगों को। अगली चीज है कि आलोचना क्या है कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो अब ये भी आलोचना कर दी उन लोगों ने कि संशोधन की बात कर रहे हैं संविधान में, तब तो संयुक्त बैठक नहीं बुला रहे हो, और जब बाकी और कोई काम करनी होती है, कोई नियम कायदा बनाना होता है, तो आप क्या करते हो, संयुक्त बैठक बुला लेते हो। ये तो गलत बात है, ये भी इसकी आलोचना है। अगला है संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामले में कुछ अतिरिक्त चीजें होती है। तो बोल रहे हैं अब साधारण विधेयक की तरह ही हर चीज पारित की जा रही है, तो ये भी गलत है, उसके लिए भी अलग प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। अगला है संशोधन प्रक्रिया से संबद्ध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने की व्यापक अवसर होते हैं। अब ये बोला जा रहा है कि जो प्रक्रिया है वो अपर्याप्त है, पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, इसमें न्यायपालिका को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है, या फिर संदर्भित करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे है नहीं। तो इन सभी कमियों, अब ये नीचे बोला संशोधन पूरा का पूरा ओवरऑल है कि इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण और सरल है, और परिस्थितियां और आवश्यकता के अनुसार यह प्रक्रिया बदल जाती है। प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि वह सत्तारूढ़ पार्टी को अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, और ना ही इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता हो। तो हमारी जो है कंट्री की, वो इस तरीके की है कि साधारण केस में तो मतलब अगर नॉर्मल चीजों में परिवर्तन करना है तो आसान है, और कुछ विशेष चीजों में परिवर्तन करना है तो कठिन भी है। तो लचीलापन भी है, कठोरता भी है, और ये अच्छी बात भी है। जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में कहा भी है कि हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं। क्या देखिए, इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा, हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी हम इसे बना सके, और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है, मतलब स्थायी होना भी चाहिए, और कुछ भी स्थायी नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यद्यपि आप संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही कठोर बना दिया कि भाई चेंज करेंगे ही नहीं, तो प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि जरूरत पड़ी भविष्य में तो आप परिवर्तन कर ही नहीं पाओगे। ये बात तो कह दी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला, इसी तरह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान में किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है फाइनल है, कोई चेंज नहीं होगा, उन्हें उसमें चेंज करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने, अथवा अमेरिका की तरह साधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखा। मतलब ये सब कुछ ही समझो कि यहाँ क्या है, कुल मिला के अगर जरूरत है तो परिवर्तन करेंगे, कोई भी रोक टोक नहीं है, और हर एक चीज को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग लेना है। शर्तें हैं, कुछ जगह सरलता है, कुछ जगह कठिनता है, लेकिन चीजें हो सकती है, ठीक है। अगला है केसी वेयर, इसने भी भारत के संशोधन, जो संविधान संशोधन के बारे में कुछ बोला है कि संशोधन व्यवस्था में है विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। मतलब काफी अच्छा संविधान है हमारे देश का। ग्रेनुअल ऑस्टिन के अनुसार भी संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यह भी बहुत जटिल है, ये काफी कम संविधान का विविध गुण वाला है। कुल मिला के बात यह है कि हमारा संविधान जो हमारे देश ने अपनाया हुआ है काफी अच्छा है, और कुछ आलोचनाओं के बावजूद भी ये लोगों की भावनाओं को पूर्ण करता है, और हमारे देश को एक सुदृढ़ देश बनाने का काम करता है, ठीक है। बस इतना हो गया हमारा, तो अभी इतना ही करते हैं, क्योंकि आज पहली बार दोबारा टाइम चेंज किया है, अब सर्दी खत्म हो गई है ना, अब हम लोग मॉर्निंग में उठ सकते हैं।
तो इसीलिए अब वही सुबह का 5 बजे का टाइम रखेंगे जो पहले रखा था। तो आज मैं ग्रुप पे और डाल दूंगा, लोगों को मालूम पड़ जाएगा, जिससे सभी लोग 5 बजे आ पाएंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी तो। एक चैप्टर हो गया, पढ़िएगा आप, अगली क्लास में हम बाकी करते हैं। ठीक है, और रात को क्लास करेंगे तो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।